ओके, तो हम यहाँ पे थे तो अच्छा, ये हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस हो गया था हमारा। इसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, वो आ जाएगा मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये एक जो है ना, इसके अंदर एक काइंड ऑफ एक ऐसा सिस्टम है जो कि टी सेल्स को डायरेक्ट, टी सेल्स जो इम्यूनोजेनिक मॉलिक्यूल हेल्ड इन इट्स क्लेफ्ट। तो ये ऐसा होता है कि ये एमएचसी कम्प्लेक्स जो है ना, इसके ऊपर ये मौजूद होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर। ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, आगे आएगा भी एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, उसके ऊपर मौजूद होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये ऐसा करता है कि जो जब भी कोई इम्यूनोजेनिक इम्यूनोजेनिक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा कंपाउंड जो कि इम्यूनिटी को मतलब जो इम्यूनिटी इम्यूनिटी के लिए इन शॉर्ट नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है। या जो जैसे इन्वेडर समझ लो, कोई चीज ऐसी समझ लो जो कि बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह की कोई भी चीज अगर जो है वो इंटर करती है, तो उस केस में क्या होता है कि फिर उसको डिटेक्ट करते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। वो उसके ऊपर एमएचसी होता है, बेसिकली मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। वो उसको डायरेक्ट डायरेक्ट पहले डिटेक्ट करेगा और देन उसको डायरेक्ट कर देगा, मतलब उसको पकड़ के भेज कहाँ देगा, टी सेल्स की तरफ। टी सेल्स आपने पढ़ा कि किलर सेल्स हैं, तो वो उसको किल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह ये मिलके काम कर रहे होते हैं। आगे आगे हमारा सो ओवरऑल न्यूरो इम्यून इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। ओवरऑल अगर हम इसके पूरे पेज की समरी निकालेंगे तो दैट विल बी एज के जो न्यूरो इम्यून सिस्टम है, ये जो न्यूरो नर्वस सिस्टम है और न्यूरो और इम्यून सिस्टम है, ये कंट्रोल किस किस से हो रहा है, हार्मोन से, न्यूरोट्रांसमीटर से, न्यूरोपेप्टाइड से, साइटोकाइन से और दे रिसेप्टर से। अब हार्मोन किस में आएंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो कहाँ पे आएंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में। न्यूरोपेप्टाइड, साइटोकाइंस और दे रिसेप्टर, ये सारे क्या है, हार्मोन्स के सिस्टम है। एंड ऑल ऑफ दीज हार्मोन्स आर समहाउ रिलेटेड टू योर साइको, ठीक है। साइको, जिसको आप ने फर्स्ट पार्ट कहा था इसका, यहाँ पर तीन पार्ट हमने किए थे, साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल। तो ये साइको जो है इसका वो पार्ट आ गया। आगे है ये मैं समझाना चाह रहा था न्यूरोनल पाथवेज। तो न्यूरोनल पाथवे इज बेसिकली हाउ द ब्रेन इज लिंक्ड टू योर, यू कैन से, द सेल इन द मसल। बेसिकली यहाँ से देखो कि आपकी ओवरऑल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना, वो इस तरह होता है। सबसे इनर होते हैं आपके स्केलेटन या हड्डियां, बाजू की अगर मिसाल लो तो सबसे अंदर जो हड्डी है, उसके ऊपर मसल्स होते हैं, उसके ऊपर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसके ऊपर लिम्फ होता है, उसके ऊपर नर्व नेट होता है, ठीक है। तो मसल के ऊपर सर्कुलेटरी सिस्टम जो खून की नाली है, उसके ऊपर लिम्फेटिक सिस्टम, और सबसे बाहर जो है वो नर्व्स का एक नेटवर्क होता है। इसीलिए स्किन पे अगर आप हल्का सा भी हाथ फेरते हो तो आपको फौरन से महसूस होता है, ठीक है, क्योंकि नर्व नेट बिल्कुल साथ होता है। अब जो डीप रूटेड नर्व्स थी, जो पीछे मैंने बताया था, डीप रूटेड नर्व्स, तो वो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक होती हैं, ठीक है, मसल्स तक। वो यहाँ से नर्व्स होती हैं और इसके अंदर से घुसते घुसाते हुए मसल्स के अंदर तक जो है वो डिप होती हैं, ठीक है। अब मसल्स के अंदर मौजूद होते हैं मैक्रोफेजेस, जिन्हें हम किलर सेल्स कह रहे हैं। मैक्रोफेजेस कह रहे हैं बेसिकली ऐसे सेल जो कि इन्वेडर्स के खिलाफ काम करेंगे, वो मसल्स में मौजूद हैं। तो उनको एक्टिवेट कौन करेगा, उन्हें कौन बताएगा कि ये जो है आपने एक्शन लेना है, ब्रेन। ब्रेन किस तरह के थ्रू बताएगा, थ्रू नर्व्स, ठीक है। तो ये जो नर्व्स हैं, ये इट इज अ पार्ट ऑफ न्यूरो इम्यून सिस्टम, ठीक है, न्यूरोनल पाथवे, क्लियर। एक ये चीज आ गई। दूसरा हमने पढ़ा था एचपीए, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस। तो बेसिकली ये बॉडी के रिएक्शन को स्ट्रेस में, इन स्ट्रेस हाइपोथैलेमस सिक्रीट कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन व्हिच स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू रिलीज एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। हाइपोथैलेमस जो है वो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, जो कि आगे जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी कि एक हार्मोन अगले ग्लैंड को कहता है कि तुम अपना हार्मोन रिलीज कर दो, वो है एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब ये एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये तीसरे ग्लैंड पे काम करता है, एड्रिनल ग्लैंड पे, ठीक है। अब ये एड्रिनल ग्लैंड जो है, ये आगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसको कॉर्टिसोल भी कहते हैं, और जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज होता है तो वो आगे जो है वो स्ट्रेस कंडीशन को मैनेज करने के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करता है। क्लियर हो गया। अच्छा, इतना जो है ये हमारे दो पार्ट्स आ गए। आगे जो है वो हम इतना अगर आपको क्लियर है तो यू कैन राइट ओके इन द चैट बॉक्स। आगे के हम थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट की तरफ जा रहे हैं। विद इन अ मिनट यू कैन राइट दैट। ओके, वी कैन मूव ऑन। आगे जो है वो हमारा आगे स्ट्रेस एंड इम्यूनिटी, कि हाउ स्ट्रेस, जो साइकोलॉजी है वो स्ट्रेस ही है ना, आपका जहनी दबाव एक स्ट्रेस होता है। तो हाउ साइको इज रिलेटेड टू
इम्यूनिटी। तो बेसिकली इन नॉर्मल कंडीशन बॉडी क्या करती है, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन सिर्फ एक केस में रिलीज करती है, जब बाहर से कोई जर्म आ जाए। यानी कि अगर किसी पार्ट ने बाहर से, किसी इन्वेडर ने इन्वेड किया, बॉडी में इंसर्ट हो गया है, तो वो उसकी रिएक्शन में उसको खत्म करने के लिए बॉडी जो है प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को रिलीज करती है। यानी कि जो इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, वो डिफेंसिव मैकेनिज्म है, वो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन लो लेवल की इन्फ्लेमेशन। अगर ये इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक हो जाए या बहुत लॉन्ग टर्म हो जाए, इस तरह कोई ऐसा इन्वेडर आ गया जो निकल ही नहीं रहा, तो बॉडी इन्फ्लेमेशन करती जाएगी, और बहुत ज्यादा जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दैट इज अ डिजीज, दैट इज समटाइम, उसको वो फिर बीमारी बन जाती है। द साइटोकाइंस आर आल्सो प्रोड्यूस इन कंडीशन ऑफ फिजिकल स्ट्रेस आ जाए, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आ जाए, किसी किस्म का स्ट्रेस आ जाए, साइटोकाइंस रिलीज होते हैं जो कि प्रो इन्फ्लेमेटरी हैं। प्रो इन्फ्लेमेटरी का मतलब है कि दे विल प्रोमोट इन्फ्लेमेशन। तो उनकी वजह से क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन होगी, और इन्फ्लेमेशन जो है वो सम इसलिए होगी ताकि इन्वेडर को मारा जा सके, लेकिन अगर ओवर हो जाएगी तो दैट विल टर्न इनटू द डिजीज। आगे हम पढ़ लेते हैं इम्यूनोलॉजी एंड जेनेटिक्स की। इम्यूनोलॉजी और जेनेटिक्स का क्या ताल्लुक है, यानी कि इम्यूनिटी हमारे जो न्यूरॉन्स जीन से कैसे रिलेटेड है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और प्रॉब्लम लीड टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोटियोटॉक्सिक प्रोटीन। अब जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से मतलब है कि कोई भी जेनेटिक बीमारी आ गई, जीन्स के अंदर कोई चेंज आ गई, नेक्स्ट जनरेशन में जब बेबी बन रहा था या बेबी डेवलप हो रहा था, तो उसके जीन्स जब मिले मेल और फीमेल के, तो उसमें कोई डिफेक्ट आ गया। अब डिफेक्ट की वजह से क्या होगा, आपको पता है कि आपने पढ़ा हुआ है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है सेल के अंदर, ठीक है। अब ये जो डीएनए है ये कहाँ पे मौजूद होता है, जीन में। इन शॉर्ट, जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब आपकी बॉडी की स्किन से लेके आपकी आंखों की स्किन, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन, हार्मोन्स, एंजाइम्स किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। और वो प्रोटीन कैसे बन रही है, वो थ्रू जीन्स बन रही है। अगर जीन के अंदर डिफेक्ट आ गया तो उससे रिलेटेड बनने वाली प्रोटीन में डिफेक्ट आएगा, और उस प्रोटीन से जितना आपका बॉडी का पार्ट कंप्राइज होगा वो सारा का सारा क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। अब इसके अंदर क्या आ रहा है कि जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन और प्रॉब्लम लीड टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोटियोटॉक्सिक प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जो कि डिफेक्टेड होती हैं, ठीक है। स्ट्रेस मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन इज अ कॉमन फीचर ऑफ मेनी हेरिडिटरी डिसऑर्डर ड्यू टू प्रोटियोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ म्यूटेंट प्रोटीन ड्यू टू IL-1 बीटा प्रोडक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। अब होगा क्या कि ये जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगी, जो कि रॉन्ग प्रोटीन होंगी, तो बॉडी जो है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, वो इसको एज अ इन्वेडर कंसीडर करेगा कि ये हमारी बॉडी का पार्ट है ही नहीं, ठीक है, और उसके खिलाफ ऑटोलाइसिस शुरू कर देगा, यानी कि खुद ब खुद अपनी ही प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देना। अब जब अपनी ही प्रोटीन को तोड़ेगा तो एक रिएक्शन होगा जिसकी वजह से बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन फैल जाएगी, ठीक है। अब मैंने लिखा कि पैथोजन इनिशिएट सेल स्ट्रेस पाथवे। सेल स्ट्रेस पाथवे होता है कि ताकि इन सेल्स को, इन प्रोटीन्स को खत्म किया जा सके। दी स्ट्रेस पाथवे स्टिमुलेट इम्यून सेल्स टू रिलीज IL-1 बीटा। अब इम्यून सेल जो है, जो इम्यून इम्यून सिस्टम है, उसका बेसिक जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो इन्फ्लेमेशन ही है। वो इन्फ्लेमेशन के थ्रू ही इस काम को करता है, ठीक है। तो अब जब वो इन्फ्लेमेशन करेगा तो इन्फ्लेमेशन जो है वो ओवर रिएक्टिव हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन तो बनती रहनी है, जीन्स ही खराब है, तो जीन्स की वजह से जितनी प्रोटीन बननी सारी डिफेक्टिव होगी, और वो डिफेक्टिव प्रोटीन जो है वो आगे इस तरह की जो है वो उसके खिलाफ मुसलसल काम होता रहेगा, मुसलसल इन्फ्लेमेशन, एंड द बॉडी विल गेट डिजीज। तो ये इम्यूनोलॉजी और जेनेटिक्स का लिंक है। अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स। इम्यून डिप्रेसिव डिसऑर्डर ऑफन लीड टू चेंजेस इन इम्यूनिटी। कई सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके अंदर इम्यूनिटी डिप्रेस हो जाती है, ठीक है। डिप्रेस होने का मतलब है कि वो इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है, वो अपना काम सही तरह नहीं कर पाती। दिस इम्यून डिसफंक्शन इंक्रीज रिस्क ऑफ अदर। अब जैसे इम्यूनिटी वीक हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा कि दूसरी बीमारियों का जो रिस्क है, दूसरी बीमारियों के चांसेस जो है, इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हद तक क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इम्यूनिटी ही ऐसी चीज है जिसने इन्फेक्शन के खिलाफ काम करना था। अब इम्यूनिटी ही ना रही तो इन्फेक्शन के क्या हो जाएंगे, चांसेस बढ़ जाएंगे। अब उसमें उसने एक एग्जांपल दी, अच्छा उसकी वजह से होता क्या है। ASC बेसिकली जो है वो माइस के अंदर होता है। ASC जो है वो एंटी डिप्रेसिव सेंसिटिव कैटालेप्सी, ये एक काइंड ऑफ ट्रीटमेंट होता है। तो ये चूहों में इन माइस एक चूहों में एक्सपीरियंस किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, सफरिंग फ्रॉम जेनेटिक डिप्रेशन। ऐसे चूहे जिनके अंदर जेनेटिक जो है वो बीमारियां थी, ठीक है, जेनेटिकली जो है वो उनके अंदर कोई डिजीज प्रेजेंट थी। स्टडिंग एंटी डिप्रेशन सेंसिटिव कैटालेप्सी शो दैट देयर वाज अ डिक्रीज इन IgM immune response and mice wasn't responding to antidepressant। यानी ऐसे बंदे जिनके, ऐसे माइस बेसिकली उनके जिनके अंदर बीमारी जो है वो जेनेटिकली थी, उनके अंदर एंटी डिप्रेसर्स ने भी काम नहीं किया, और उनके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स, IgM बेसिकली इम्यूनोग्लोबिन को कहते हैं। ये गेम डी के नाम से आप याद रखियो, GAMED।
IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD, पांच तरह की जो है वो इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज को भी कहते हैं। तो पांच तरह की बेसिकली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस के लिए। इसकी मैंने डिटेल डाली थी एंड पे, तो वहां पे मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन सी किसके लिए होती है। तो आईजीएम का भी रिस्पॉन्स कम हुआ, यानी कि एक एंटीबॉडीज भी कम प्रोड्यूस हो रही थी। और जो एंटी डिप्रेसेंट यानी कि मेडिसिन को भी ये चीजें जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, जिनमें हेरिडिटरी डिसऑर्डर था, जेनेटिकली तौर पे बीमारी थी। ASC lines show the difference in T lymphocyte distribution and changes in IgG and IgM immune response। IgG IgM जो है एंटीबॉडीज हो गए। एंटीबॉडीज आपको पता है किससे होते हैं? बी सेल से। दो तरह की इम्यूनिटीज बनी, टी सेल्स इम्यूनिटी और बी सेल की इम्यूनिटी। अब जो बी सेल की वजह से आ रही है वो थी IgG IgM वाली जितने भी इम्यूनोग्लोबिन है। और जो टी सेल्स वाली थी वो थी टी लिम्फोसाइट, किलर सेल्स, डायरेक्ट किल करते हैं। और बी सेल्स एंटीबॉडीज बना के किल करते हैं। तो जो है ASC लाइंस, जो ASC एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसके अंदर देखा क्या गया कि एंटीबॉडी की प्रोडक्शन लो है, कम प्रोड्यूस हुई है। एबनॉर्मल CD4+ टी सेल कंटेंट इन ब्लड एंड स्प्लीन। CD4 सेल कहते हैं टी हेल्पर सेल्स को, और CD8 सेल कहते हैं किलर सेल्स को, जिन्हें साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहते हैं। सॉरी इट गॉट डिस्कनेक्टेड। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि अभी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी थोड़ी देर तक, अगर नहीं आ रही तो आप वैसे सुन लो कि CD4 बेसिकली तीन तरह के सेल्स होते हैं। टी सेल्स, हेल्पर सेल्स होते हैं, इसके अलावा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, और उसके अलावा एक और सेल्स होते हैं जिन्हें आप कहते हो, साइटोटॉक्सिक थे, हेल्पर थे, और तीसरे थे जिन सप्रेसर सेल। तो बेसिकली हेल्पर सेल तो इनकी मदद कर रहे होते हैं, बी सेल्स की मदद करते हैं टू मेक एंटीबॉडीज। जो दो सेल है ना, किलर सेल्स यानी कि साइटोटॉक्सिक सेल्स, और दूसरे जो हैं वो सप्रेसिव सेल्स। जो साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं ये काम करते हैं अगेंस्ट इन्वेडर्स, ये उनको तबाह करने में, उनको खत्म करने में रोल प्ले करते हैं। और इन्हीं के साथ जो है दूसरे सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सप्रेसर सेल। वो इनकी ओवर फंक्शनिंग को, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, इनकी ओवर फंक्शनिंग को रोकने के लिए सप्रेसिव सेल होते हैं, सप्रेसर टी सेल्स। वो बेसिकली क्या करते हैं, वो इसकी ओवर फंक्शनिंग, यानी कि ये ना हो कि साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो ओवर रिएक्ट करके अपनी ही बॉडी के सेल्स को जो है वो मारना शुरू कर दे, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए जो है वो ओवर फंक्शनिंग को रोकने के लिए साथ में हेल्पर सेल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो हमारा इतना पार्ट था सेल्स से रिलेटेड। आगे जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म इमोशनल स्ट्रेस का आ जाता है, हार्मोनल इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर स्ट्रेस रिस्पॉन्स में। और उसके बाद हमारा ये कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स है, तो आई थिंक ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे कल। इतने का हम टेस्ट रख लेते हैं फॉर, मतलब कल के लिए। एक डेढ़ पेज है, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। जब ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा, पढ़ लोगे, याद कर लोगे, फिर जो है आगे वाला जो पढ़ाना है वो ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। सही है? क्लियर है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।